यो हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सोलर गेम्स 4 के एपिसोड नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। लेकिन और उससे पहले यार आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन या फिर मेरे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में लोगों ने देखा था जिन्हों यहाँ पर जूही से मिला था, लेकिन उसने जूही को पहचानने से मना कर दिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं चेयरमैन गो को, जिनकी हालत काफी खराब होती है। जिन्हों यहाँ पर उनको एलेक्सर ऑफ लाइफ देकर चला जाता है। और दूसरी तरफ लोगों ने देखा था जिन्हों यहाँ पर एक डिटेक्टिव बन चुका होता है, वो यहाँ पर एक केस को स्टडी करता है और जो कल्प्रिट होती है उसको यहाँ पर फाइनली फ्री कर देता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर एक शॉप को देखते हैं जहाँ पर हम जिनो को देखते हैं, जो कि कहता है सर मैं जिनो को प्रपोज करने की सोच रहा हूँ। अभी सुनने के बाद जिनो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। मतलब यार किसी लड़की के भाई के सामने तुम उसी को प्रपोज करने का कैसे बोल सकते हो। जिनो कहता है सर मैं आज ही करने वाला हूँ और मैं इस बारे में सीरियस हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिनो को ये रिंग पसंद आएगी। जिनो कहता है वेल मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। जिनो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। एक्चुअली मैंने यहाँ पर काफी सारे गिफ्ट को प्रिपेयर किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिर उसे क्या पसंद आएगा। सच्चाई तो ये है कि हम अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर एक नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जब जिन्ना अपना रेसिडेंसी कंप्लीट कर लेगी तो वो वहाँ पर अपना क्लिनिक खोल सकती है। जिन्हो कहता है वेट क्या उस बिल्डिंग का एस्टिमेटेड प्राइस 30 बिलियन वॉन है। जिन्हो यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है, कहता है आखिर आपको कैसे पता चला। जिन्हो को याद आ जाता है कि पिछले वाले वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जिन्हो ने जिन्हो को 30 बिलियन वॉन की बिल्डिंग को ऑफर किया था। जिन्हो यहाँ पर सोच रहा होता है क्या ये फेट है। जिन्हो तुम्हें इसकी अटेंशन पाने के लिए इतना आगे तक नहीं जाना चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हें उसे अपनी सच्चाई दिखानी चाहिए। अब जिन्हो यहाँ पर रोने लगता है और कहता है सर क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जिन्हो मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन्हो उसके ऊपर कूद जाता है। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर एक बिल्डिंग को देखते हैं और ये बिल्डिंग कोई और जगह नहीं बल्कि जिन्हो का घर है। जिन्हो यहाँ पर घर आ जाता है और कहता है मैं आ गया। हम यहाँ पर एक क्यूट से प्यारे से बच्चे को देखते हैं जो कि यहाँ पर पापा पापा चिल्ला रहा होता है। वेल ये जिन्हो का बेटा है। और इसी के साथ हम दूसरे पैनल में देखते हैं चाहिन को, जो कि कहती है वेलकम बैक। जिन्हो कहता है तो तुम अभी तक जाग रहे हो। चाहिन कहती है हाँ, लेकिन आज आप ड्रिंक्स के लिए बाहर क्यों गए थे। इसके बावजूद भी क्या ड्रंक नहीं हो सकते। जिन्हो बताता है कि जिन्हो से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता था तो वो उससे खुद मिलने चला गया। चाहिन कहते हैं क्या उसने फाइनली डिसाइड कर लिया। जिन्हो कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें बस थोड़ा इंतजार करना है और देखना है। एनीवे मैं काफी सरप्राइज हूँ कि हूँ अभी तक जाग रहा है। चाहिन बताती है क्योंकि वो दिन में सो रहा था। तभी हम जाके पीछे कुछ शैडोज को देखते जो कि कुछ बात कर रही होती है। जिन्हो कहता है आखिर इन लोगों के साथ क्या है। चाहिन कहती है वेल हम यहाँ पर देखते हैं ईग्रिस और बिलियन यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। बिलियन यहाँ पर कहता है आखिर हम अपने लिटिल किंग को एक स्वॉर्ड को कैसे पकड़ते हैं वो क्यों नहीं सिखा सकते। क्या तुम्हारे लिए कोई सेंस बना रहा है ईग्रिस। बिलियन कहता है कि इस दुनिया में जिसके पास एकेडमिक पावर होती है उसी के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है बिलियन। जिन्हो कहता है कि मैं सूंघ के स्वॉर्डमैनशिप या फिर सिर्फ पढ़ाई को लेकर सीखने से अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छा रहेगा ना जब वो चलना सीख लेगा तब तुम इस बारे में चिंता करना। लेकिन तभी चाहिन कहती है जब तक सूंघ चलना सीख नहीं लेता तब तक तुम घर जल्दी क्यों नहीं आ जाते। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ पर हम चीफ रूम को देखते हैं जहाँ पर जिन्हो आया होता है। चीफ क्या आपको मेरे से कुछ बात करनी थी। चीफ कहता है मैंने ये रूमर सुने हैं कि तुम अभी भी आसपास के जो ऑफिसर्स हैं उनके केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। प्लीज इन कामों को तुम एक लेवल पर रहकर ही करो ताकि तुम्हारे कलीग्स को इससे दिक्कत ना हो। मिस्टर संग और ये चीफ और कोई नहीं बल्कि जिंजुल है। जिन्हो कहता है मैं कोई हंटर नहीं हूँ चीफ, यहाँ पर आप मेरे बॉस हो तो आपको मेरे को यहाँ पर फॉर्मली बुलाने की जरूरत नहीं है। जिंजुल बोलता है बट मैं इसी तरह तुमको बुलाने में कंफर्टेबल हूँ। बाय द वे क्या तुम उस अडॉप्टेड फादर के बारे में जानते हो जो उस लड़की के केस के बारे में था जिसने सुसाइड किया था। उसके फादर कुछ दिन पहले मिसिंग हो गए। जिन्हो कहता है नहीं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। जिंजुल कहता है कि ये बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है। उस एरिया के सभी सिक्योरिटी कैमरास उसी टाइम पर ब्लैंक हो गए थे और उसी टाइम वो मिसिंग हो गए थे। जिन्हो कहता है वाओ ये तो काफी अजीब कोइंसिडेंस है। लेकिन तभी जिंजुल एक पर्ची को आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम जो भी करोगे मिस्टर संग मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एनीवे मैंने आपको इस वजह से यहाँ पर नहीं बुलाया है। जिन्हो उस पर्ची को उठाता और कहता है आखिर ये क्या है। जिंजुल कहता है मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार ये बता देना चाहिए द चेयरमैन ऑफ हंटर एसोसिएशन। और ये बोलते हुए जिंजुल कांपने लगता है। मेरा मतलब चेयरमैन गुनी वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन गो की हालत यहाँ पर काफी खराब होती है। जिन्हो यहाँ पर आ जाता है। चेयरमैन गो भी उसे देख लेते हैं। वो यहाँ पर जिन्हो को मास्क हटाने का इशारा करते हैं। जिन्हो उनका मास्क हटा देता है। चेयरमैन गो कहते हैं तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। आई सी तुम दोबारा आ गए यंग मैन। एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी ढूंढा वो भी काफी लंबे समय तक। लेकिन तभी जिन्हो कहता है सर अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको दोबारा हील कर सकता हूँ। चेयरमैन कहते हैं नहीं मैंने काफी लंबी जिंदगी जी ली है। थैंक्स वो 10 एक्स्ट्रा ईयर मुझे देने के लिए। मैंने वो सभी काम कर लिए जो मुझे करने थे और इतना मेरे लिए काफी है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर तुमसे एक फेवर चाहिए। उस दिन जब तुमने मुझे बताया था कि हम लोग एक दूसरी दुनिया में साथ में लड़ाई किया करते थे, क्या तुम मुझे वो दुनिया दिखा सकते
सकते हो। मैं उन सभी चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं वहाँ पर कैसा था और आखिर तुम कैसे थे। जिन्हों कहता है अगर आपने इन मेमोरीज को देखा तो शायद ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चेयरमैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बस अपनी पुरानी मेमोरीज को देखना चाहता हूँ जिनको कि मैंने खो दिया है। जिन्हों यहाँ पर चेयरमैन की तरफ देखता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और तब चेयरमैन गो को उनके पुराने वर्ल्ड की सभी मेमोरीज याद आ जाती हैं। और ये सब यहाँ पर देखने के बाद चेयरमैन गो की आंखों से यहाँ पर आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं ओह, मैं काफी खुश हूँ कि मैं इस तरह से तुमसे दोबारा मिल पाया मिस्टर संग। ये मेरे लिए ग्रेट ऑनर की बात है कि मैं तुम्हारे जैसे नौजवान हीरो के साथ काम कर पाया। ओह, अगर मेरी बॉडी भी यहाँ पर ठंडी पड़ जाए, वो भी इतनी गर्म सूरज की रोशनी के होते हुए, तभी भी ये ग्लोरियस मेमोरीज मेरे साथ हमेशा रहेंगी और मुझे हमेशा पुराने दिनों की याद दिलाती रहेंगी। और ये कहते हुए हमारे चेयरमैन गुनी की डेथ हो जाती है। जिन्हों कहता है रेस्ट इन पीस सर, आपने अपनी जिंदगी को काफी सारे लोगों की सेवा करने के लिए बिता दिया और यह आपको भी एक हीरो बनाता है। और यार कमेंट में तुम लोग भी चेयरमैन गो गुन्नी के लिए RIP लिख देना। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं जिन्हों यहाँ से चला जाता है और उसको यहाँ पर चाहिन फोन करती है। जिन्हों कहता है हेलो, लेकिन वहाँ से चाहिन के चिल्लाने की आवाज आती है। जिन्हों कहता है आखिर क्या बात है। चाहिन काफी डरी हुई होती है और कहती है हमारा बेटा सुहू अभी उड़ रहा है। जिन्हों ये सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर क्या। चाहिन कहती है कि मैं कह रही हूँ कि सुहू अभी घर में उड़ रहा है। और तब यहाँ पर जिन्हों की बात याद आने लगती है, जहाँ पर जिन्हों ने कहा था कि अगर वो आपका बेटा है तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो पैदा होते चलने लग जाएगा। जिन्हों कहता है इट्स ओके, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। चाहिन कहती है क्या। जिन्हों कहता है मैं सुहू को सब कुछ सिखा दूंगा और पहली शुरुआत उड़ने से होगी। चाहिन कहती है क्या तुम भी उड़ सकते हो। जिन्हों कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि हर शुरुआत के बाद एक अंत आता है, लेकिन हर एक अंत के बाद एक नई शुरुआत आती है। जिन्हों यहाँ पर चाहिन को कहता है कि आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। हम यहाँ पर घर पर देखते हैं जहाँ पर सुहू ने यहाँ पर पूरे घर में तबाही मचा रखी होती है और इग्रिस और बिलियन यहाँ पर आपस में लड़ रहे होते हैं। बिलियन कहता है मैंने कहा ना कि हमारे लिटिल किंग अभी उड़ना सीख गए तो उनको हवा में कैसे फाइट करते हैं ये सिखाना चाहिए। इग्रिस कहता है नॉनसेंस, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में एक पायलट बनेंगे। और चाइना यहाँ पर पूरे घर को साफ कर रही होती है और कहती है जिन्हों प्लीज तुम जल्दी घर आ जाओ। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है पास्ट में। हम यहाँ पर डायरेक्ट जेजू एलन रेड से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एंड क्वीन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर यानी कि बीरू को जन्म देने वाली होती है। अब बीरू जब यहाँ पर पैदा होता है तो वो जन्म से ही ताकतवर होता है, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर जिन्हों ने उसको हरा दिया होता है। और ये सब कुछ यहाँ पर अपना प्रेजेंट वाला बीरू सोच रहा होता है और कहता है आखिर उस समय से लेकर अभी कितने साल बीत चुके हैं और अब मैं एक और ह्यूमन से मिल चुका हूँ जो मेरे से नहीं डरता। एक्चुअली सुहू यहाँ पर बीरू को सामने होता है और तभी बीरू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुहू को बीरू काफी पसंद आ चुका होता है। सुहू यहाँ पर बीरू को एंड करके बुला रहा होता है, लेकिन तभी बीरू वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन सुहू भी वहाँ पर पहुंच जाता है। बीरू कहता है ये कितनी अजीब बात है, आखिर लिटिल किंग मुझको फॉलो क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इग्रिस आता और कहता है ये तो काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते हैं। बीरू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इग्रिस समझाता है तुम एक एंट हो जो कि ह्यूमन से बड़ी है और अपने 2 पैरों पर चल सकती है, तुम उड़ सकते हो और बात कर सकते हो, तो क्या एक बच्चे को ये अच्छा नहीं लगेगा। बीरू यहाँ पर सोचने लगता है तो लिटिल किंग मुझको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ और उड़ सकता हूँ और बात ही कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बीरू यहाँ पर इंटरनल स्लंबर वाली दुनिया में आ जाता है। यहाँ पर एक क्राफ्टमैन भी होता है जो कि कहता है आप आ गए मार्शल। बीरू कहता है मैं हमारे प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। हम यहाँ पर देखते हैं इन लोगों ने यहाँ पर जिन्हों को एक काफी बड़ा स्टैचू बना रखा होता है। क्राफ्टमैन यहाँ पर काफी चिंता में आ जाता है और कहता है लेकिन मार्शल बीरू हम अपने किंग का स्टैचू काफी महीनों से बना रहे हैं ताकि हम उनका 32 बर्थडे बना सके। बीरू कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने प्लान में शुरुआत से चेंजेस करेंगे, मैं बस इसमें कुछ चीजों को सही करवाना चाहता हूँ, देखो तुम्हें इस पार्ट को बदलना है। क्राफ्टमैन कहता है आई सी हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस आपने करवाए हैं उससे हमारा स्टैचू और भी अच्छा लगेगा मार्शल बीरू, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें और भी वर्कर की जरूरत होगी। क्या ये सही रहेगा अगर मैं डीमन कासल से और भी डीमंस को बुलवा लूं जो कि आर्किटेक्ट ने बनाया था। वो यहाँ पर एसिल के बारे में बात कर रहा होता है। बीरू कहता है ऑफ कोर्स अगर ये सही है तो तुम उन्हें बुला सकते हो। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर जिम के घर को देखते हैं जहाँ पर एक कार खड़ी होती है। उस कार के अंदर कुछ गुंडे बैठे होते हैं जिनमें से कोई कहता है सर क्या हम सच में ये करने वाले हैं। तभी जिसकी आंख पे कट होता है वो वाला बंदा कहता है अबे बेवकूफ अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो तुझे अब डर लग रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस बास्टर्ड संग जिन्हों की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। सर आपने बिल्कुल सही कहा और इसकी ऑफिशियल स्टोरी ये होगी डिटेक्टिव संग के वाइफ और किड बंगलादेश के द्वारा दिन में मारे गए। ये लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी इनमें से कोई सोच रहा होता है अगर वो लोग इतने बड़े घर में रहते हैं तो आखिर इनके पास कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि वो लोग खुद से रॉब्ड और किल्ड होने की इच्छा रखते हैं। ये कट वाला बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना और कोई मिस्टेक मत करना। हम देखते हैं ये लोग दीवार को फांद कर इस पार आ जाते हैं और तभी हम यहाँ पर इन दोनों के पीछे एक शैडो को देखते हैं, लेकिन इन दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये कट वाला बंदा कहता है आखिर मेरे पीछे सिर्फ तुम ही क्यों हो, बाकी वो दोनों कहाँ गए। ये बंदा कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, तुम सब बेकार हो। लेकिन तभी वो शैडो उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अभी भी इन लोगों को पता नहीं चलता। ये कहता है क्या वो लोग भाग गए, क्या उनको डर लग रहा था। हम देखते हैं ये तो बीरू है जिसने की इस किडनैपर को पकड़ लिया होता है।
हमारे लिटिल किंग अभी सोए हैं, मैं किसी इंट्रूडर को अभी उन्हें उठाने नहीं दे सकता। मैंने इस इमोशन को पहले भी आंखों में देखा है। मुझे वो तरीका पसंद आता है जब मेरे किंग मेरी आंखों में ट्रस्ट की तरह देखते हैं, और वो तरीका भी जब मेरे लिटिल किंग मेरे को देखते हैं। और ये कहते हुए बीरू इस किडनैपर को खत्म कर रहा होता है, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। दिस इज द फेस जो कि हर प्रे के द्वारा बनाया जाता है जब उसका प्रेडेटर उसको मार रहा होता है। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर इंटरनल नंबर वाली दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर एसिल ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू कर दिया होता है। उसके साथ यहाँ पर पूरा रेडियो क्लैन भी आ रखा होता है। सभी सोल्जर्स यहाँ पे काफी खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर स्टैचू को कंप्लीट कर लिया होता है और कहते हैं, आखिर तुम्हें क्या लगता है मार्शल बीरू ने जो कहा था हमने वैसा स्टैचू में चेंज कर दिया है। बीरू भी यहाँ पर काफी खुश होता है और कहता है, इनक्रेडिबल। मैं श्योर हूँ कि हमारे किंग काफी खुश होंगे जब वो इसे देखेंगे, इतने बड़े और ब्यूटीफुल स्टैचू को। वेल ये स्टैचू यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा होता है। बीरू कहता है, जब हमारे किंग बड़े होने के बाद फ्यूचर में इस दुनिया में आ पाएंगे तो मैं श्योर हूँ ये गिफ्ट उनको काफी अच्छा लगेगा। लेकिन तभी हम बीरू के पीछे यहाँ पर देखते हैं सुहू को, जो कि यहाँ पर हंस रहा होता है। वो भी यहाँ पर इन सभी के साथ खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी ये बात ये सभी सोल्जर्स नोटिस कर लेते हैं। वो सभी यहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं चाहिन को, जो कि यहाँ पर सुहू की मैम से मिलने आ रखी होती है। ये टीचर कहती है कि मैम क्या आप एक बार इन पिक्चर्स को देख सकती हैं? इन पिक्चर्स को सुहू ने बनाया है। चाहिन कहती है, आखिर आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? टीचर कहती है कि मैंने उसे कहा था कि अपने दोस्तों को इस स्केचबुक में बनाओ, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं। चाहिन देखती है कि बीरू ने यहाँ पर एंट को बनाया होता है। टीचर कहती है कि उसने और भी ऐसी ड्रॉइंग्स को बनाया है। सुहू को बोला गया था कि उसको अपने और भी दोस्तों को बनाना है, और उसने कुछ ऐसी चीजें बनाई है। और नेक्स्ट पिक्चर में सुहू ने यहाँ पर अपनी फैमिली को बनाया है, और लास्ट पिक्चर में सुहू ने जिस तरीके से अपने घर को बनाया है, ये एक वो रीजन है जिस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। हम यहाँ पर काफी तरीके के बच्चों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक किसी बच्चे ने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से नहीं बनाया है। और जब हमने सुहू से पूछा कि आखिर उसने इन फिगर्स को अपने घर के ऊपर क्यों बनाया है, सुहू ने कहा कि उस जगह पे उसके फैमिली, फ्रेंड्स, उसके जैन डैड रहते हैं। एट फर्स्ट तो हम चिंता में आ गए कि हमें ऐसा लगा कि उसको अब्यूज किया जा रहा है, लेकिन वो काफी खुशमिजाज बच्चा है, तो ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है। तो हमें ऐसा लगा सुहू के पास एक काफी अनयूजुअल टैलेंट है जो कि आर्ट को रिसेंबल करता है। हम यहाँ पर देखते हैं जिन्हों को यहाँ पर प्रमोशन हो चुका होता है, तो यहाँ पर उसके सभी कलीग्स उसको कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। तब इसका कलीग कहता है, बाय द वे सर, आपने इस बार प्रमोशन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? हर बार तो आप इसको मना कर देते हो। जिन्वू कहता है, बिकॉज अब मेरे पास और भी एक्सक्यूज नहीं है जिससे कि मैं इसको मना कर सकूं। कलीग कहता है, आप सच में अलग है सर, लेकिन क्या आपका कोई एम्बिशन है जैसे कि प्रमोट होना या फिर पैसे कमाना? जिन्वू यहाँ पर सोच लगता है, पैसे? हाँ, क्या सहवान बिलीव करेगा अगर मैंने उसे बताया कि जब मैं उससे भी छोटा था तब मैं उससे भी ज्यादा पैसे कमाता था? जिन्वू कहता है कि अब बस करो, मैं तुम्हें आज पार्टी के लिए ले जाऊंगा, तो तुम मुझे मक्खन लगाना बंद करो। सहवान कहता है, मैं आपको मक्खन लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है। मैं पर जिन्वू के घर को देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू आ चुका होता है और सुहू की ड्राइंग को देखते हुए कहता है, वाओ, एक 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इतनी बढ़िया ड्राइंग को बना सकता है। मेरे को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे बेटे के पास एक आर्टिस्ट का टैलेंट है। चाइन कहती है, जिन्वू ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, एक बार तुम लास्ट पेज को देखो। सुहू ने मुझे बताया कि उसने डार्क लैंड पर एक जायंट डैड को देखा है। क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहा है? लेकिन तभी जिन्वू हंसने लगता है। चाइन कहती है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? जिन्वू कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे बस कुछ फनी याद आ गया। चाइन कहती है, अभी कुछ समय से बाकी बच्चे सुहू से डरते हैं। जिन्वू कहता है, दूसरे बच्चे? चाइन बताती है कि मैंने सुना है कि जब भी सुहू उन बच्चों के पास जाता है तो उन बच्चों का चेहरा गिर जाता है। इवन तो उसने आज तक किसी बच्चे पे चिल्लाया या फिर परेशान तक नहीं किया। जिन्वू यहाँ पर सोच लगता है कि बच्चों के सेंसेस अडल्ट से काफी अच्छे होते हैं, तो शायद उन बच्चों ने सुहू के अंदर से मोनार्क की पावर को महसूस किया होगा। दूसरे बच्चे शायद सुहू को इस वजह से अवॉइड कर रहे होंगे क्योंकि उन बच्चों ने सुहू की शैडो की गहराई को महसूस किया होगा। बिकॉज द ओनली रीजन कि इस पावर ने चारों तरफ तबाही क्यों नहीं मचाई, क्योंकि ये मेरे द्वारा पास डाउन करी गई है। असलियत में तो एक खतरनाक वेपन था जिसको एब्सोल्यूट बीइंग अपने लॉयल सर्वेंट के अंदर डालता था ताकि वो अपने द्वारा बनाई हुई हर चीज को खत्म कर सके। अगर मोनार्क्स की पावर सुहू के अंदर बढ़ने लगी तो वो एक नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाएगा। मुझे उसकी ताकत को रोकना होगा, एटलीस्ट जब तक सुहू बड़ा नहीं हो जाता और अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख नहीं जाता। मुझे सुहू की पावर को सील करना होगा और उसके साथ सभी शैडो सोल्जर्स की मेमोरीज को भी, जब तक कि वो दुनिया में लोगों के साथ रहना नहीं सीख लेता। लेकिन तभी यहाँ पर बीरू आता और कहता है, मेरे किंग। जिन्वू कहता है, इस ड्राइंग को सुहू ने तुम्हारे लिए बनाया है। बीरू ड्राइंग को देखता है और रोने लगता है। मेरे किंग, क्या मैं एक बार लिटिल किंग को गुड बाय कह सकता हूँ? बीरू यहाँ पर सुहू के रूम में जाता है और रोते हुए कहने लगता है, मेरी लिटिल किंग, मैं यहाँ पर सभी सोल्जर्स के बिहाफ पर आपको गुड बाय कहने आया हूँ। ये मेरे लिए काफी गर्व की बात थी कि मैं आपको सर्व कर पाया। मेरी आशा रहेगी कि आप सही सलामत रहेंगे जब तक कि हम दोबारा मिले, और जब मैं आपके पास न रहूं तो आप पढ़ाई करना मत भूलना। और मेरी लिटिल किंग, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। इसी के साथ जिन्वू अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, स्वीट ड्रीम सुहू। और सुहू की मेमोरीज
और सभी शेडोज के बारे में जो भी इमेज थी वो उनको सील कर देता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट टाइम स्किप के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो भी एक टीनेजर हो चुका है और वो यहाँ पर भी स्कूल जा रहा है। नरेटर हमें बताता है कि हाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही सर्वाइव कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर हूँ एक नई क्लास में और अपने नए क्लासमेट्स के साथ। हम यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम ली इंचियोल है। इंचियोल कहता है कि ओह तो तुम लोग भी इस स्कूल में आ गए। साइड वाला बंदा कहता है कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी। अपनी पोजीशन को समझने के लिए सिर्फ एक बार देखना ही काफी होता है। सुगो तो तुम भी यहाँ पर हो, तुम पहले ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारा दोस्त बनेगा और किसको तुम बुली कर सकते हो। हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि इन लोगों से बात कर रहा होता है और वो कहता है लगता है कि हम काफी अच्छे दोस्त बनेंगे। लेकिन इंचियोल यहाँ पर सोच रहा होता है मैंने सुना था कि ये नेबरहुड में काफी डिलीगेंट है लेकिन ये ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है। वेल आई गेस लगता है कि इसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर इंचियोल अपने आगे देखता है और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू को जो कि यहाँ पर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है और सुहू उसको डायरेक्ट देखता है। तो ये देखने के बाद इंचियोल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर वो अपने आंखें क्यों नहीं झुका रहा, वो बास्टर्ड, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी सुंगो कहता है आखिर क्या दिक्कत है। इंचियोल यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन सुंगो कहता है अबे मैं उस बंदे के साथ मिडिल स्कूल में भी रह चुका हूँ, मुझ पर भरोसा कर, तुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन इंचियोल यहाँ पर रेज वाली आंखों के साथ कहता है सुंगो क्या तू मरना चाहता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर स्कूल के बाहर देखते हैं जहाँ पर इंचियोल ने सुंगो की मार की हालत खराब कर रखी होती है और कहता है आखिर ये क्या है, मेरे को लगा कि तू काफी ताकतवर है लेकिन लगता है कि मैं गलत था। आखिर वो बंदा कौन था जिसके लिए तू ये सब कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। सुंगो कहता है वो मिडिल स्कूल में सबसे ताकतवर था, वो कोई ऐसा नहीं जिसको कि मैं और तुम हरा सकते हैं और मुझे इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ बुरा हो सकता है और इसी वजह से मैंने तुम्हें रोका था। और ये सुनने के बाद इंचियोल यहाँ पर सुंगो को और मारने लगता है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुझे पता नहीं कि तू भी मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता तो मुझे पहले से उसके बारे में पता होता। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आ जाता है सुंगो जो कि कहता है सुंगो अगर कोई तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम उन्हें ये बताना कि तुमने इन्हें हराया था बिल्कुल पिछली बार की तरह और देखने पर तो ऐसा लगेगा कि ये सब तुमने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है। सुंगो कहता है ठीक है मैं समझ गया। इंचियोल कहता है क्या सेल्फ डिफेंस। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं इंचियोल के पास में जो बंदा खड़ा होता है उसके पेट में काफी जोरदार लात आके लगती है और वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद इसके साथ वाला बंदा डर जाता है लेकिन तभी सुंगो इसके मुंह पे भी एक लात दे मारता है। इंचियोल यहाँ पर सुंगो पे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन सुंगो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी चांस नहीं देता। सुंगो यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसके मुंह पर एक काफी तगड़ी किक मारता है और एक ही किक में इंचियोल को यहाँ पर हवा में उड़ा देता है। सुंगो कहता है अब चाहिए दोबारा से यहाँ पर पहुंच गई है तो तुम्हें पिछली बार की तरह सब कुछ संभालना होगा। सुंगो कहता है मैं समझ गया। वेल ये मेरे लिए भी काफी अच्छी डील है। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि कह रहे होते हैं वाओ सुंगो ने उन तीनों लड़कों को मारा। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगा कि वो काफी डरावना है। अपेरेंटली वो अपने जूडो स्किल की वजह से अपने नेबरहुड में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। वेल वो बचपन में काफी फेमस था, शायद मुझे भी जूडो सीख लेना चाहिए। हम यहाँ पर सुंगो को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में अकेला होता है। सुंगो यहाँ पर सोच रहा होता है वेल मैं काफी बोर हो गया हूँ, ये जिंदगी काफी ज्यादा बोरिंग है लेकिन किसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में पहले कुछ एक्साइटिंग और काफी अच्छी चीजें हो चुकी हैं और अब मैं बोर हो चुका हूँ तो शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। सुंगो यहाँ पर गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट यहाँ पर खुलता नहीं। सुंगो कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर ये गेट खुल क्यों नहीं रहा। वो अपने यहाँ पर विंडो से बाहर देखता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं हिल रहा होता। बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे होते लेकिन फुटबॉल भी यहाँ पर हवा में रुक चुकी होती है। सुंगो ये सब देखने के बाद सोच रहा होता है टाइम रुक चुका है लेकिन ये कैसे हो सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं सुंगो की क्लास में यहाँ पर एक गेट ओपन होता है। आखिर ये चीज क्या है, आखिर ये क्या हो सकता है, आखिर मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मॉम हमेशा कहती थी कि मैं अपने डैड की तरह हूँ, अगर डैड यहाँ पर होते तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करते। हम यहाँ पर देखते हैं सुंगो यहाँ पर अपने बैग को रखता है और इस गेट के अंदर आ जाता है। गेट के अंदर आते ही ये गेट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सुंगो यहाँ पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन तभी जो उसके पीछे गेट होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये पोर्टल अब गायब हो चुका है, आगे बढ़ने के लिए वो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं ये जगह एक कासल के इंटीरियर की तरह है जहाँ पर काफी सारे वेपन दीवार वगैरह पे लगे हुए होते हैं। सुंगो यहाँ पर आगे बढ़ता है लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने एक विंडो ओपन होता है और ये होता है वेपन का विंडो, मतलब कि वेपन के स्टैट। सुंगो ये देखने के बाद काफी हैरान होता है और ये देखते देखते यहाँ पर जितने भी वेपन होते हैं उन सभी के स्टैट्स दिखने लगते हैं। सुंगो कहता है आखिर ये सब क्या है, इतनी सारी स्क्रीन, ऐसा लग रहा है कि मैं गेम के अंदर हूँ। मैं अपने घर जाने वाला था लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया, आखिर मुझे इनमें से कौन सा वेपन उठाना चाहिए। सुंगो के सामने यहाँ पर काफी सारे वेपन होते हैं और यार ये वेपन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया है। इनमें से तुम एक वेपन को देख पा रहे होते हो जिनको ने यहाँ पर ईग्रिस को दिया होता है और इस वेपन का नाम तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। सुंगो यहाँ पर सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेड वेपन्स को मैं चूज कर सकता हूँ अभी के अपने लेवल के हिसाब से, और जब मेरा लेवल अप होगा तब मैं हायर वेपन्स को ले सकता हूँ। और आखिर यहाँ पर क्या है, ये वेपन यहाँ पर इसलिए टांगे हुए क्योंकि ये यहाँ पर यूजफुल नहीं है। आखिर कौन ये बेकार वेपन्स को यूज करेगा। यहाँ पर तो गाउंटलेट्स भी है। हम यहाँ पर देखते हैं सुंगो के सामने यहाँ पर काफी सारे वेपन्स है। यार मतलब शोरूम है भाई ये तो वेपन्स का। वो यहाँ पर काफी कंफ्यूज होता है और कहता है ऐसा लगता है कि इसको इस्तेमाल करना काफी ज्यादा मजेदार होगा। एक
स्वॉर्ड यहाँ पर काफी बोरिंग होगी, लेकिन शायद मुझे गॉन्टलेट को ले लेना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं इन ग्लव्स का लेवल 1 है और अटैक 4। हमें यहाँ पर सुहू का स्टेटस भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहू का लेवल यहाँ पर 1 है, जो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और टाइटल है लिटिल मोनार्क। एचपी यहाँ पर है 3300 और एमपी है 1600, और भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर गॉन्टलेट को लेकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, क्या यहाँ पर कोई है? क्या ये कासल का सबसे अंडरग्राउंड फ्लोर है? हम यहाँ पर काफी सारे स्टोन स्टैचूज को देखते हैं। वेल, सीजन 3 के बाद इन्हें देखे काफी समय हो गया था, और सीजन 3 में तो जिन्होंने ने इनका भरता बना दिया था। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी इनमें से एक स्टोन स्टैचू की आंख चमकती है और वो यहाँ पर सुहू पे पीछे से अटैक कर देता है। सुहू यहाँ पर काफी हैरान होता है, लेकिन वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सुहू यहाँ पर काफी शॉक में होता है और कहता है, आखिर ये सब कहाँ से आए? लेकिन तभी वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और स्टोन स्टैचू के पेट पर काफी तगड़ा पंच मारता है, जिससे कि इस स्टोन स्टैचू के टुकड़े हो जाते हैं और सुहू का लेवल 1 अप हो जाता है। सुहू कहता है, ये नाइट्स हिल सकते हैं। वेट, यहाँ पर तो ऐसे भरे पड़े हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सभी स्टोन स्टैचूज ने यहाँ पर सुहू को घेर लिया होता है। सुहू कहता है, मुझे पता था। हम यहाँ पर देखते हैं सभी स्टोन स्टैचूज यहाँ पर सुहू के ऊपर अटैक कर देते हैं और सुहू भी इनसे भिड़ जाता है। सुहू के यहाँ पर इनसे लड़ने में काफी दिक्कत तो होती है, लेकिन वो यहाँ पर आखिरी में सबको हरा देता है और उसका लेवल यहाँ पर 3 से अप हो जाता है। इस पूरे एरिया में सुहू ने यहाँ पर लाशें बिछा दी होती है। वेल, लाशें कहना सही नहीं होगा, ये लोग तो पत्थर की मूर्तियां हैं। वेल, तुम्हें और मेरे को भी ऐसा लग रहा होता है कि सुहू ने यहाँ पर सबको हरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर और भी स्टोन स्टैचूज यहाँ पर आने लगते हैं। सुहू यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अब वो यहाँ पर बुरी तरीके से स्टैचूज को मारने लगता है। इन स्टैचूज को खत्म करने के बाद सुहू का लेवल यहाँ पर 19 हो चुका होता है और वो कहता है, ओह, तो मैं नाइट्स को हराने के बाद अपना लेवल अप कर सकता हूँ और मैं इससे और भी ताकतवर हूँगा। ये सच में एक गेम की तरह फील हो रहा है और शायद इसी वजह से मैं इतने सारों को एक ही बारी में हरा पाया। इवन तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन क्या ये लोग मेरे से ज्यादा लेवल पर नहीं थे? आखिर मैं लेवल 1 पे होते हुए इन लोगों को कैसे हरा पाया? क्या ये इन गॉन्टलेट्स की पावर थी? आखिर इनकी पावर ऐसे कैसे बढ़ी? हमें यहाँ पर गॉन्टलेट्स के स्टैट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेंथ में यहाँ पर 40 का प्लस होता है और भी काफी सारे स्टैट्स बढ़ चुके होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर गेट के पास आ चुका होता है और कहता है, मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तभी वो यहाँ पर इस गेट को खोलता है और यहाँ की सारी मशाले जलने लगती और हम यहाँ पर देखते हैं इस डंजन के बॉस को, और ये तो ईग्रिस है। सुहू कहता है, क्या ये यहाँ का मेन बॉस है? ये तो काफी ताकतवर लग रहा है। और ईग्रिस यहाँ पर अपने आइकॉनिक पोज में बैठा होता है। तो यार, आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। वेल यार, इस वाली वीडियो को आने में काफी समय लग गया था और शायद कुछ समय तक तुम्हें ऐसे ही देखने को मिले, क्योंकि फरवरी में मेरे बोर्ड्स वगैरह हैं, तो मैं कुछ समय तक वीडियो ना डाल पाऊँ तो मुझे माफ करना। और हाँ, नेक्स्ट वाली वीडियो में तो काफी मजा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में ईग्रिस और सुहू की फाइट होगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिटिल मोनार्क जीतेंगे या फिर ईग्रिस? वेल, तुम इसका आंसर कमेंट में बता सकते हो। तो यार, आज की वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूं तुमसे भी सुलेम की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।